कैसे हो? सब ठीक। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वांटम नंबर जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम। आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्वांटम नंबर की खोज कहाँ से हुई, कैसे उत्पत्ति हुई क्वांटम नंबर की, और क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। इस बारे में कंप्लीट क्वांटम नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँ सर, क्वांटम नंबर आए कहाँ से, कैसे इनकी खोज हुई। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब आप छोटी क्लासेस में थे, 8th 9th 10th, तो आप वहाँ पे पढ़ते थे, और यहाँ तक कि 11th में भी, 11th में जाके आ जाते हैं वैसे क्वांटम नंबर, बट 10th तक आप पढ़ते हो कौन से मॉडल? आप पढ़ते हो रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, कौन से मॉडल पढ़ते हो सर? रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। उसमें क्या पढ़ते हो सर आप? उसमें पढ़ते हो कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में गति करता है। ये पढ़ते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये चीज़ें पढ़ते हो आप या नहीं पढ़ते? यही पढ़ते हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल नेचर का है। इनके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, ऐसा कौन बताता है? रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। लेकिन यहीं हमारे कौन से आए साइंटिस्ट आए हमारे, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग। कौन कौन से साइंटिस्ट सर? डी ब्रोगली अंकल जी दिख रहा है, ये थोड़ा और गहरा लिखना, देखिए डी ब्रोगली अंकल जी, साइंटिस्ट लिख दो, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। ठीक है, इन दोनों ने क्या बताया? इन दोनों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर का नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। ठीक है, इन्होंने आके क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, ना कि पार्टिकल नेचर का। तो फिर ये तो खारिज हो गए, ये कैंसिल हो गए रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल में क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर का है। अगर पार्टिकल नेचर का है तभी तो ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर पार्टिकल नेचर का नहीं होता तो सर्कुलर पाथ में गति करता ही नहीं। अगर वेव नेचर का है तो वेव नेचर का होने के कारण इलेक्ट्रॉन अब वो क्या नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको। सबसे पहले आप क्या पढ़ा करते थे, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर का था। और अभी फिर हमारे साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली जी और हाइजेनबर्ग जी, उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का नहीं होता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये इलेक्ट्रॉन होता है वेव नेचर का। ठीक है, ये चीज़ें बता दी। तो ये सिद्धांत तो बिल्कुल गलत हो गया, ये मॉडल बिल्कुल गलत हो गया, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। तो अब यहाँ से अपन क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ से आता है अपने पास एक मॉडल, नया मॉडल आता है, नया मॉडल इंट्रोड्यूस होता है। कौन सा? वो होता है वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, कौन सा सर? वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता है, एक जगह नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कोई अगर देख लीजिए, कोई वेव है तो वेव ऐसे थोड़ी है, एक जगह थोड़ी बता सकते हो आपकी वेव ये है, वेव इस जगह है, वेव ऐसे नहीं बता सकते। वेव की ये बता सकते हो कि इसकी जो वेव है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ पर अधिकतम पाया जाएगा, वो आप बता सकते हो। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, वेव की, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, देखो इसका जो नाम था ना दूसरा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी रखा गया था। तो क्वांटम क्या होता है, सबसे छोटी चीज, जहां पर अपन एटम के अंदर बातें करते हैं ना, तो वो क्वांटम की बातें करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्वांटम की बातें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप छोटे से छोटी चीज की अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता करोगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी अगर स्पीड, अगर एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपने पता की उसकी, तो उसकी स्पीड गायब हो जाएगी। तो स्पीड भी है उसकी, क्योंकि वेव क्या करती है, वेव गति भी करती रहती है, वेव गति करती रहती है, जैसे इस प्रकार वेव गति करती रहती है। तो ये नहीं बता सकते कि आप वेव इस जगह है क्या, या वेव इस जगह है। ये बता सकते हैं कि इस रीजन में वेव अधिकतम पाई जा रही है, ऐसे बता सकते हैं हम। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते वेव की कि इस जगह वेव है या नहीं है। लेकिन ये बता सकते हैं कि इस जगह अधिकतम है, इस जगह मैक्सिमम है। ठीक है, ये चीजें बता सकते हैं। तो यहां से अपन को क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हम। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारे साइंटिस्ट थे, कौन से, श्रोडिंगर साइंटिस्ट, श्रोडिंगर जी आए थे। उन्होंने क्या दे डाली, उन्होंने वेव इक्वेशन इंट्रोड्यूस की, वेव इक्वेशन दी थी। वो वेव इक्वेशन क्या थी सर? देखिए, डेल स्क्वायर जाई बाई डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी और जाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि किसने दी थी,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसने दी थी? इरविन श्रोडिंगर। इनका जो फुल नेम था इन साइंटिस्ट का वो था इरविन श्रोडिंगर। ये जो इक्वेशन दी थी ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था कि ऐसे उठ के और दे दी इक्वेशन। ये बहुत ही एक जटिल इक्वेशन है, आप देख भी पा रहे होंगे कि कितनी टाइटली इक्वेशन है। इसको याद करना भी एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत कठिन टास्क है। ठीक है, याद तो कर लेंगे आप, लेकिन उन्होंने एक वेव की इक्वेशन दी थी, वो एक बहुत बड़ा काम है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था श्रोडिंगर जी ने इस वेव की इक्वेशन देके। ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रॉन वेव बोल सकते हैं या मैटर वेव भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, मैटर वेव क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपने भी देखा था बोर मॉडल और जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला था, पार्टिकल वेव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? पार्टिकल। और अभी मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव। तो इसे वेव इक्वेशन भी बोल सकते हैं या इसे आप पार्टिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या मैटर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होगी। तो ये क्या है अपने पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, जो कि बहुत ही कठिन है। इससे पहले साउंड की वेव इक्वेशन, साउंड की हो गई, उसको लिखने का तरीका आ गया था उससे पहले, और साउंड की और जो लाइट की स्पीड होती है उसको लिखने का तरीका आ गया था। लेकिन ये एक अलग ही इक्वेशन थी जो कि श्रोडिंगर जी ने दी थी। इनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जो इन्होंने क्वांटम नंबर्स की खोज की। और क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए सर? अभी आप क्वांटम नंबर का तो लेक्चर है सर, लेक्चर तो रखा है, लेक्चर ऊपर क्वांटम नंबर आप पढ़ा रहे हो श्रोडिंगर, ये क्या बात हुई बेटा? श्रोडिंगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, देख रहे हैं इक्वेशन ये है, तो सॉल्व करने की तो भाई सब औकात से बाहर है अपने। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, 3 वेरिएबल्स मिलने वाले हैं हमें। और उन वेरिएबल्स को ही क्या बोलता हूं मैं? क्या बोलते हैं हम? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से प्राप्त होंगे सर? हमें 3 वेरिएबल्स प्राप्त होने वाले हैं, n, l एंड m। ठीक है, ये वेरिएबल्स प्राप्त होंगे और इन्हें ही क्या बोलते हैं हम? क्वांटम नंबर। जिनमें से जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड जो m है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ें सारी समझ आ गई। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 3 वेरिएबल्स प्राप्त होंगे हमें, और उन वेरिएबल्स को क्या बोलता हूं मैं? क्वांटम नंबर बोलता हूं। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो? क्वांटम नंबर तो हमें पता है कि 4 प्रकार के होते हैं, n, l, m, s। आप तो n और l और m ही बता रहे हैं, 3 ही क्वांटम नंबर बता रहे हैं। नहीं बेटा, मैं 3 नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू जो क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुए थे वो 3 यही क्वांटम नंबर थे। जो फोर्थ जो क्वांटम नंबर आएगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो स्पिन क्वांटम नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई किसके बारे में? 3 वेरिएबल्स बता दिए सर, n, l और m। अब सर यहां से जब हाइजेनबर्ग और कौन, एक बार इसको रफ कर दें, वेव मैकेनिकल मॉडल मैंने बता दिया आपको क्या है। ठीक है, तो अब ये तो पता लग गया कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का है। तो ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो नहीं, सॉरी ऑर्बिट में तो नहीं होगा, कक्षा में तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जो ये कक्षा है, ऑर्बिट है, इसमें तो नहीं होगा। ये तो पता लग गया हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव नेचर का है, ना कि पार्टिकल नेचर का। अगर पार्टिकल नेचर का होता तो वो इसमें सर्कुलर पाथ में घूम सकता था, बट ये अब नहीं घूमेगा, क्योंकि क्या है ये एक वेव नेचर का है। क्या है सर? ये एक वेव नेचर का है। तो वेव नेचर होने के कारण ये क्या करेगा? ऑर्बिटल में रहेगा। ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ऑर्बिटल बोल सकते हैं, आप जो भी बोलो। ऑर्बिट में नहीं रहेगा। ऑर्बिट का मतलब होता है कोस, और ऑर्बिटल का मतलब होता है सर अपने पास कक्षक। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है सर? कक्षक होता है अपने पास। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कक्षक। तो ये किसमें होंगे? ऑर्बिटल में होंगे, ऑर्बिटल में होंगे। ऑर्बिटल क्या होता है सर? ऑर्बिटल की डेफिनेशन तो बताइए मैं, ऑर्बिटल होता क्या है? तो ऑर्बिटल होता है बेटा, ऑर्बिटल वो होता है जो 3D स्पेस में वह जगह, 3D स्पेस में वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो अधिकतम मात्रा हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रोबेबिलिटी हो, अधिकतम संभावना हो, उसे ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो? मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? 3D स्पेस में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो? मैक्सिमम हो, उसे ही क्या बोलते हैं सर? अपन ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सभी को? ऑर्बिटल के बारे में सब चीज समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? ऑर्बिट में नहीं होते। किसमें होते हैं? ऑर्बिटल में होते हैं। ऑर्बिटल मींस कक्षक में होते हैं। कक्षक क्या होते हैं? कक्षक वो होते हैं 3D स्पेस में वह स्थान, 3D स्पेस में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो, अधिकतम हो, उसे ही क्या बोलते हैं सर? अपन ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये सभी तो हो गई चीजें किसके बारे में? मैंने ऑर्बिटल के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? ऑर्बिटल में होता है, ना कि ऑर्बिट में।
ऑर्बिट में नहीं होता, ना ही ऑर्बिट में और ना ही सेल में, दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑर्बिट का मतलब कोस, सेल का मतलब भी कोस, कक्षा बोल दो चाहे से, ऑर्बिट का मतलब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है, ऑर्बिट में नहीं होता, ऑर्बिटल में होता है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद अपन बढ़ते हैं एन की तरफ। एन की तरफ मींस एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस तरफ बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन ने पता लगा लिया कि जो क्वांटम नंबर थे वो कहां से आए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू ही अपन क्या आते हैं अपने पास, ये क्वांटम नंबर्स आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर में पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो क्या है, एन, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है सर? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके बारे में अपन को इंफॉर्मेशन देता है? तो आपके बुक्स में ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, ठीक है। आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ होगा कि ये क्या करता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में इंफॉर्म करता है, वो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी सेल है, नंबर ऑफ सेल n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, कितनी नंबर ऑफ सेल है वो रिप्रेजेंट करता है, वो शो करता है, उसके बारे में इंफॉर्म करता है हमें, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन एग्जैक्ट में ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है। एग्जैक्टली ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बुक्स में या आप बुक्स में देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, ये सेल के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या बताता है, एग्जैक्टली ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया कि जो बोर मॉडल था और जो अपना रदरफोर्ड मॉडल था वो तो कैंसिल हमने तभी कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते ही नहीं है, ऑर्बिटल में होते हैं, तो फिर सब ये सेल और ऑर्बिट की बात कहाँ से आ गई। लेकिन एक कंसेप्ट है, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं हम आपको भी। लेकिन एग्जैक्टली ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। ये चीज एक्चुअली ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से n बराबर अगर 1 हुआ, n बराबर अगर 2 हुआ, n बराबर अगर 3 हुआ, ये क्या हो रहा है, इधर से टॉप टू बॉटम जब मैं जा रहा हूं तो n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो n की वैल्यू बढ़ती है तो तब साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होता है सर, बढ़ता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है जी। और n बराबर 1 के लिए जो सेल होती है, n बराबर 1 के लिए जो सेल होती है वो k होती है, ये l होती है, m होती है, ऐसे नीचे चलते जाएंगे, k l m n o p, इस प्रकार से सेल इंट्रोड्यूस होती हैं। n बराबर 1 के लिए k सेल होती है, n बराबर 2 के लिए l सेल होती है, n बराबर 3 के लिए m सेल होती है। और एक चीज यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होती है, एक होती है जो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसी भी सेल की एनर्जी अपन इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें Z क्या है, Z का मतलब होता है सर एटॉमिक नंबर, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एंड n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, किस नंबर की सेल है उस n की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, Z की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये सब चीज़ें हो जाएंगी क्या अपने पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बातें हो जाएंगी। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होते, ये जरूर याद रखें आप। n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, n की वैल्यू ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगी और आगे चलती जाएगी। मतलब कि n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, n नॉट इक्वल 0 होगा और सभी वैल्यू हो सकती हैं n की, ठीक है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया नहीं है बच्चों, सभी बताइए जल्दी से जल्दी, ये चाहिए समझ आ गई। ये अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जितनी भी बातें थी वो सभी मैंने बातें आपको बता दी हैं कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, और एक्चुअल में ये क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये ऐसे क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इधर इंक्रीज होता है। सेल k l m, n की वैल्यू 1 होगी तब सेल क्या होगी, 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो सेल l होगी, n की वैल्यू 3 होगी तो सेल m होगी। या और n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं होती है। और जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, जो एनर्जी होती है, ठीक है, ऑर्बिटल की नहीं, सेल की जो एनर्जी होती है उसको अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। En बराबर -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूले होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीटली किसके बारे में बातें हो गई, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बातें। अब अपन करने वाले हैं सेकंड, जो अपना सेकंड क्वांटम नंबर है। सेकंड क्वांटम नंबर क्या है, एल का मीनिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बारे में बातें करेंगे अब हम। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सेकंड हमारा है सर, सेकंड हमारा है एल बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है, एल का मीनिंग क्या होता है,
एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। ठीक है बेटा, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो जो हमारा एन था, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, वो सेल को इंट्रोड्यूस करता है, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो हमारा एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एल की वैल्यू स्पेशल अगर ये होगी तो कौन सा सबसेल होगा, एल की वैल्यू अगर ये स्पेशल ये होगी तो कौन सी सबसेल होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अपना कौन? एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए एल की वैल्यू अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूँ, ये एल की वैल्यू है 0 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको? जी सर बिल्कुल 4 दिख रहा है हमें। तो एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो कौन सी सबसेल होती है सर? एस। एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो पी सबसेल होती है, 2 होता है तो डी सबसेल होती है, 3 होता है तो एफ सबसेल होती है, और 4 होता है तो जी सबसेल होती है। जी सबसेल वाले कोई भी अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो इसको तो अपन पढ़ते हैं नहीं जनरली, लेकिन अगर कभी हुआ, अगर कभी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो क्या होगा? अगर 4L होगा, एल की वैल्यू अगर 4 होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू 4 होगी तो वो सबसेल कौन सी होगी? जी। लेकिन अभी तक तो कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसके बारे में अपन कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे? एल की वैल्यू अगर 0 हुई तो एस सबसेल, 1 हुई तो पी सबसेल, 2 हुई तो डी सबसेल, एंड 3 हुई तो एफ सबसेल होगी। ठीक है, एल के ये क्या बताता है? अबाउट ऑफ सबसेल के बारे में। लेकिन एक्चुअल में ये क्या बताता है? ये तो बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये सबसेल के बारे में क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो ये बताता है सर शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है सर? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप को बताता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है, किस प्रकार के ऑर्बिटल की शेप है, वो कौन बताता है अपन को? एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे ये तो एल की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया? उनके सबसेल की वैल्यू हो गई। सबसेल कौन कौन से होंगी? ठीक है, और अगर शेप की बात करूँ मैं, शेप कौन कौन सी होंगी इधर देख लेते हैं। शेप क्या होगी? एस की जो शेप होगी, एस सबसेल की जो शेप होती है वो कौन कैसी शेप होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, पी की जो होगी, पी की होती है डम्बलाकार, डम्बल। ठीक है, डी की होती है डबल डम्बलाकार, डबल डम्बल। और जो एफ की होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है इसकी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है एफ की, बट जो स्फेरिकल होती है एस की इस प्रकार, और जो डम्बलाकार होती है अपनी किसकी? पी सबसेल की जो शेप होती है वो डम्बलाकार होती है कुछ इस प्रकार, देखो ऐसे होती है। ठीक है, और जो क्या होता है डबल डम्बलाकार किसकी होती है? डी सबसेल की डबल डम्बलाकार कैसे? इस प्रकार होती है कुछ, देखो इस प्रकार। ठीक है, अभी इनके बारे में बातें नहीं करनी है अपन, बाद में जब पढ़ेंगे जो डी सबसेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड जो भी अपने जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनकी अलग से स्टडी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ओनली फॉर मैं क्या बता रहा हूँ आपको? एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा हूँ, और जो एफ होती है उसकी तो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, उसको बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में इन्फॉर्म करता है? सबसेल के बारे में। एक्चुअल में ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी उसके बारे में ये क्या करता है? हमें इंट्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और सबसेल कैसे क्या होंगी ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, ये चीजें भी जानना अपने लिए जरूरी है। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर दिखेगा नहीं तो। ठीक है, एल की जो वैल्यू होती है, एल की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 0 से n-1 तक। ठीक है, ये होती है एल की वैल्यू 0 से n-1 तक। अगर आपको दे दिया जाए कि एन की वैल्यू 3 है तो एल के कितने मान संभव हैं? तो एल के मान कितने संभव होंगे? एल के मान एक तो 0 संभव होगा, एक 1 संभव होगा और 2 संभव होगा। इनके अलावा कोई और एल का मान संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है? या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to n-1, 0 से n-1 तक। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मैं देखूं एल की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एल की वैल्यू कैसे निकलेंगे? एल बराबर 0 to n-1, एन की वैल्यू 3 है तो 3 - 1, एल इज इक्वल टू 0 to 2, मतलब 0 से 2 तक जा सकते हैं। तो क्या होगा? 0, 1 और 2। इंटीजर में लेना है सभी को। ठीक है, ऐसा नहीं है 0, 1.5 ले लिया आपने, 0.5 ले लिया, वैसे नहीं, इंटीजर में होंगी सभी वैल्यू 0, 1 और 2। ये क्या हो गई? एल की वैल्यूज हो गई। तो अगर अपन थोड़ी बात करें अच्छी तरीके से, ये तो आपको बता दिया फॉर्मूला मैंने, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से l-1 तक। इस प्रकार देख लीजिए चाहे इस प्रकार देख लीजिए, दोनों एक ही बात है। अगर देखिए n की वैल्यू 3 है ना, देखो इधर दिख भी रहा होगा आपको, n की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, n की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे देखो ये n हो गया, ये l हो गया। ठीक है, अभी तो n और l के बारे में बात कर रहे हैं। n की वैल्यू अगर 3 हुई तो l की वैल्यू क्या होगी सर? l की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, क्योंकि मैंने बता दिया l का फॉर्मूला क्या होता है? 0 to n-1। अगर n की वैल्यू 3 है, 3 - 1, 0, 1 और 2 क्या होंगे अपने? l की वैल्यूज होंगी, सबसेल की वैल्यूज होंगी। तो 0 का मतलब क्या होता है? s,
1 का मतलब P, और जो 2 का मतलब क्या होता है D। अभी बताया था मैंने, अगर L की वैल्यू 0 हुई, 0 1 2 3, 0 हुई तो S, 1 हुई तो P, 2 हुई तो D एंड 3 हुई तो F। ये भी बताया था मैंने, अभी बताया था, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछे इसमें टोटल सबसेल कितने होंगे, टोटल सबसेल कितने होंगे, तो 3S, एक क्या हो गया 3P, एक क्या हो गया 3D। तो ये क्या हो गया, सबसेल की संख्या हो गई। ये क्या आ गई मेरे पास, सबसेल की संख्या आ गई। तो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले सर, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल, एक सबसेल में, सॉरी नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल मतलब एक सेल में कितनी सबसेल्स होती हैं वो बताइए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। जितनी नंबर ऑफ सेल अपने पास होंगी उतनी ही उसमें क्या होंगी, सबसेल्स प्रेजेंट होंगी। जैसे n की वैल्यू मेरे पास 3 है तो सबसेल कितनी आ गई, एक तो 3s आ गई, 3p आ गई, 3d आ गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितनी आई, 3 सबसेल आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे क्या है कि आपको सभी, देखो आप देखते हैं यूट्यूब पर 2 5 10 मिनट में पूरा क्वांटम नंबर बता दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बस जो बेसिक होता है ना उसको हटा देते हैं, बिल्कुल बेसिक को हटा देते हैं। और जबकि अगर बेसिक तब तक नहीं पढ़ाओगे तो आप बच्चे को समझ नहीं आता है। तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिव आता है कि अगर हमें 10 मिनट 15 मिनट अगर आधे घंटे अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ाना पड़ेगा ना तो हम पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको तब तक, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। एक बार से समझ नहीं आया, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, लेकिन समझ जरूर आ जाएगा। ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो मैं अभी फॉर्मूला लिखने जा रहा था, क्या, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल, ये चीजें सभी लिख ली होंगी आपने, ठीक है। अगर नहीं लिखी हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे ले लीजिए और फिर लिख लीजिए आप, ठीक है। ये काम आती हैं ये सभी चीजें। तो इसका क्या होता है, नंबर ऑफ सेल के बराबर होती हैं। नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। एक सेल में कितने सब सेल उपस्थित होती हैं, नंबर ऑफ सेल के बराबर ही उसमें सब सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसे पता किया, अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। n की वैल्यू 3 लेके बताई, उसमें l की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आई थी, एक तो आया था 0, एक आया था 1 आया था, और एक आया था 2। तो 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है और 2 के लिए d होता है। तो वहां पे जो सब सेल कौन कौन सी आई थी, 3s 3p और 3d। तो वहां पे नंबर ऑफ सब सेल कितनी थी, 3 ही थी, नंबर ऑफ सेल भी 3 थी। और जो मैंने n लिया था, n मतलब कि सेल नंबर लिया था, सेल की वैल्यू कितनी भी थी, 3। तो 3 बराबर 3 मतलब दोनों ही बराबर होती है, नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ सब सेल इन सेल दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। ये तो चीजें हो गई अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। यहां से ये ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है सर। अभी आगे बढ़े, या यहां पे और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। देखो सर, नंबर ऑफ, और भी कुछ मैं फॉर्मूले बताता हूं आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आगे बातें करेंगे अपन, यहीं पे करें, ऑर्बिटल के बारे में आगे बातें करेंगे। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, उसके बारे में जो भी जितने फॉर्मूले बचे हैं आपके, उसके भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बारे में बाद बातें करेंगे अपन। 3rd नंबर की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यही होता है सर, बिल्कुल सर। तो सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, ये देता है हमें ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन किस प्रकार है, किस विन्यास में विन्यासित है वो किस विन्यास में, सॉरी, किस विन्यास में विन्यासित है, इसके बारे में कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन देता है, कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है सर। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है सर, ये देख लीजिए पहले। m की वैल्यू जो होती है वो होती है -l से +l, इस प्रकार इसकी वैल्यू होती है। या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, m = -l2 +l, जिसमें 0 भी होती है बीच में। जैसे -3 हुआ तो -3 -2 -1 और फिर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस प्रकार से, ठीक है। मीन्स -l2 +l क्या होती है अपने पास, m की वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई, ये सभी चीज़ें। उसके बाद क्या बात करूँ मैं, उसके बाद में बात करूँ, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। पहले यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर नीचे आपको दिखने वाला नहीं है। तो ऐसा काम तो नहीं करेंगे अपन, दिखना चाहिए आपको नहीं दिखेगा तो फिर मेरे यहाँ खड़ा रहने का क्या मतलब है ना। देखो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे ले लेते हैं, ये यहाँ पे n, यहाँ पे l और यहाँ पे n, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है सर, 3 लेके चला मैं। n की वैल्यू अगर पहले मैं 1 लेके चलता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 लेके चल रहा हूँ तो l की कितनी होगी वैल्यू, l की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था। l का फॉर्मूला क्या होता है,
एल का फॉर्मूला होता है 0 to n माइनस वन, 0 to n माइनस वन, मतलब एल की वैल्यू अगर 1 होगी, एल की वैल्यू n की वैल्यू अगर 1 है तो 0 to n माइनस वन, मतलब 1 माइनस वन, 0 से 0 मतलब कि क्या होगा, l की वैल्यू ओनली फॉर 0 होगी अपने पास, ठीक है, ओनली फॉर 0। और m की वैल्यू क्या होगी सर, m की वैल्यू अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, तो माइनस 0 से प्लस 0, मतलब 0 ही क्या होगी, m की वैल्यू होगी। अगर क्या होता है मेरे पास n की वैल्यू कितनी होती है सर 2 होती है, तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 0 to n माइनस वन, मतलब 0 और 1 वैल्यू हो जाएगी जब n की वैल्यू 2 होगी। तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, 0 और 1 वैल्यू हो जाएंगी। m की वैल्यू क्या होंगी सर, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू अगर 1 हुई, माइनस एल टू प्लस होती है m की वैल्यू, ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 1 होगी तो माइनस 1 0 और प्लस 1, माइनस 1 0 और प्लस 1 क्या होंगी, m की वैल्यूज होंगी। अगर n की वैल्यू में 3 लेता हूं, देखो यहीं से सब फॉर्मूले आएंगे अभी, n की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो क्या होगी, l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, ठीक है सर, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो यहां से मैं m की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0, अगर l की वैल्यू 1 है, अगर l की वैल्यू 1 है तो 0 की m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 0 और प्लस 1, और अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 और 0 प्लस 1 और प्लस 2, इस प्रकार ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे मज़ा, क्या आएगा सर, अब मज़ा आएगा। कैसे आएगा सर मज़ा, वो हम दिलाएंगे, मज़ा कैसे आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई है नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए। n की वैल्यू मैंने जब 1 ली तो l की वैल्यू 0 आई, कैसे आई ये सब चीज़ें आपको बता दी अभी। l जब पढ़ाया था, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था, तब मैंने क्या बताया था आपको, l का फॉर्मूला बताया था। l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से n माइनस वन, मतलब 0 हो सकता है l की वैल्यू, नहीं तो क्या होगी, 0 से लेके n माइनस वन तक l की वैल्यू होगी। तो वहाँ से उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, सभी चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी हैं, सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, उसके बाद ही मैंने ये लिखा है, ठीक है जी सर। अब देखिए, अब आने वाला है क्या मज़ा, मज़ा आएगा सर। देखो कैसे आएगा मज़ा, n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू कितनी आ गई सर 0, 0 का मतलब क्या होता है सर s, इस 0 का मतलब भी s, 1 का मतलब p, इसका मतलब s, इसका मतलब p और इसका मतलब d, ओके सर। ये सही लिखा है मैंने, l की वैल्यू 0 होती है तो s सब सेल होती है, l की वैल्यू 0 होती है तो s सब सेल, l की वैल्यू 1 होती है तो p सब सेल, l की वैल्यू 2 होती है तो d सब सेल, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो कितनी सब सेल है सर, ओनली फॉर एक सब सेल, कौन सी सब सेल है, 1s सब सेल है। और सर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, अगर m की वैल्यू 0 है तो ओनली फॉर एक ही सब सेल होगी, अगर m की वैल्यू एक तो पहले तो 0 है, ठीक है, और ये क्या कितनी है, +1 -1, मतलब कि ये क्या हो गया, px py और ये pz, ये कौन सा ऑर्बिट, ये कौन सा है, s ऑर्बिटल, s सब सेल है, ठीक है, ये s सब सेल है, ये p सब सेल है, p सब सेल में ये -1 है, ये 0 है, सॉरी ये +1 होता है इधर, +1 0 और -1, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये s के लिए, ये p के लिए ऐसे कैसे बनेगा, और d के लिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, d में कितने सब सेल, d में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या कैसे होगा, यहाँ पे +2 +1 0 -1 एंड -2, दिख रहा है यहाँ पे सभी को दिख रहा है सर, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा खांसी हो गई है तो लेना मत, ये सर खांस रहे हैं, हमें हमारे ना खांसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन में नहीं होता, ऐसा ऑफलाइन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ से देख पा रहे हैं अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n 1 है तो सब सेल कितना है, एक ही है, अगर n की वैल्यू 2 है तो सब सेल कितनी है, 2 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो सब सेल कितनी है, 3 है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल अगर फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, एक सेल में अगर सब सेल की संख्या देखें तो वो किसके बराबर आती है, नंबर ऑफ सेल के बराबर ही आती है। जैसे नंबर ऑफ सेल अगर 1 है तो नंबर ऑफ सब सेल भी कितनी है, एक सेल में 1 ही है। अगर नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल अगर n बराबर 2 है मेरे पास, सेल कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ सब सेल कितनी आ गई मेरे पास, 2, मतलब कि नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इक्वल टू कितने होता है, नंबर ऑफ सेल के इक्वल होता है। ये चीज एक तो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ से क्या अपन देख पा रहे हैं, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अगर L सब सेल है, ठीक है सर, मैंने मान लिया, तो उसमें सब सेल कितने होंगे, सब सेल जो L है तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ, ठीक है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल क्या हो जाएगा, 2l + 1, कैसे लिखा सर, यहाँ से लिखा है मैंने, ओके। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल क्या हो जाएगा, 2l + 1। अभी मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, उसके बाद ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि नीचे और दिखेगा नहीं आपको फिर, तो n बराबर 1 तक मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये कर दिया मैंने रफ, ओके। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूँ सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा सर मेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैसे पता लगेगा सर, अगर p सब सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 2 4 और 2
छः इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ पे। तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल कैसे होंगे? देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल 2l+1, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल कितने हो जाएंगे? 2 × 2l+1, मतलब जितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? एक ऑर्बिटल में जो ये एक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर 3 ऑर्बिटल हुए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर ऑर्बिटल में एक सब सेल में अगर इतने ऑर्बिटल हैं, कितने 2l+1, तो इसके दुगना हम क्या भर सकते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से लिख दी गई हैं। उसके बाद मैं किसकी बातें करूँ सर? उसके बाद में बात करूँ सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल। देखो सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? देखो सर सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो कितने ऑर्बिटल हुए सर? कितने ऑर्बिटल हुए टोटल? 1 2 3 और चौथा ऑर्बिटल, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 4 ऑर्बिटल हुए। तो जिसका फॉर्मूला क्या होगा सर? n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n²। और उसके बाद मैं एक फॉर्मूला और लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो होंगे सर 2n², ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे। कौन सा? एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल इज इक्वल्स टू 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल कितने? 2 × 2l+1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कितने होंगे? 2n²। ये फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में अपना एक लास्ट क्वांटम नंबर होगा, 4th क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये देखो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया गया था तब ये अपन को नहीं मिला था, वहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये जो 4th क्वांटम नंबर है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था सर? ये बताएंगे अभी आपको, रुकिए। स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर, देखिए जब जो आपने पढ़ा छोटी क्लासेज में, क्या क्वांटम छोटी क्लासेज में क्या पढ़ा था आपने? बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो वहाँ पे ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी थी आपने। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा था, बट वो क्या कर रहा था? अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू बोल दी मैंने +½ ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू बोल दी मैंने -½ ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से आई सर? ये चीज़ें यहाँ से आई हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। कैसे? कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है? रोटेट करता रहता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू +½ हो गई, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू -½ हो गई। ये कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज होगा तो +½ ही होगा। अगर क्लॉकवाइज होता है तो -½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो +½ भी हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्लॉकवाइज होगा तो उसको +½ ही लेना है। सीधी बात क्या है यहाँ पे कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एक, अगर आपने ये क्लॉकवाइज है, इसकी अगर क्या मान ली, इसकी स्पिन अगर +½ आपने मान ली है तो ये आपको -½ माननी पड़ेगी। ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। बट अगर मैंने ये बोल दिया सर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किया किस में? ऑर्बिटल में। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या बोल दी? -½ यहाँ पे मैं इसको +½ बोल रहा हूँ, यहीं पे मैं इसको -½ बोल रहा हूँ, तो इसकी जो स्पिन होगी वो क्या बोलनी पड़ेगी मुझे? इसकी स्पिन बोलनी पड़ेगी +½ ठीक है। मतलब अपोजिट स्पिन में होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, और कुछ चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ। एस क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये चीज़ें यहाँ से समझ आ गई। और इसकी वैल्यू क्या होती है? +½ और -½ +½ किसके लिए होती है? क्लॉकवाइज के लिए बोल दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -½
उसके अपोजिट बोलना पड़ेगा आपको। ये है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, और कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्वांटम नंबर का। यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी दे दी हूँ, उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। उसमें क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल जो भी आपको अगर अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को यहाँ से मिला है, तो हमारे चैनल कमल की केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।